हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी का लिखा हुआ रोज चैप्टर है। इनको हम शॉर्टकट में अजय जी भी कहते हैं। तो ये चैप्टर 5 है। चैप्टर फर्स्ट बातचीत था, सेकंड चैप्टर उसने कहा था, और थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति, और फोर्थ है अर्धनारीश्वर, और फिफ्थ है हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे। तो बातचीत तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था। बातचीत ना 4 का क्वेश्चन आंसर, पिछले 4 का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ है, ओनली हम लोग का बुक पढ़ाई हुआ है। तो चैप्टर 4 में है अजय जी का लिखा हुआ रोज, एक कहानी है। आप पीछे वाला भी हम लोग थोड़ा सा नहीं लिखे हुए थे। अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर आप लोग बताएंगे। अर्धनारीश्वर एकांकी है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ था अर्धनारीश्वर, ये हम पिछले वीडियो में मिस कर दिए थे। अर्धनारीश्वर क्या है, किस विधा से संबंधित है, क्वेश्चन आएगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, तो अर्धनारीश्वर एकांकी विधा से संबंधित है। और जो हम लोग का प्रेजेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज, एक क्या है, रोज क्या है, तो रोज कहानी है। और पिछले का है अर्धनारीश्वर के राइटर कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के रचनाकार है, तो आप लोग बताएंगे छायोत्तरवाद युग के रचनाकार है। ये 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में मिस किए होते, यानी पिछले 2 पार्टों में हम लोग मिस कर दिए थे इसको। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रोज। तो रोज में इनका जन्म कब हुआ था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था, और निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। और हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, और 12 हिंदी बिहार बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हिंदी 100 मार्क का होता है, उसमें व्याकरण भी होता है और बुक सभी। ये बुक आप लोग का दिगंत भाग 2 है, पेज नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी का पेज नंबर यानी 53 है, यानी 53 है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म और मृत्यु हम लोग देख लिए। इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ था, यानी जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ इनका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के केसिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश जिला है, बिहार के बगल में एक कुशीनगर है, वहाँ पे केसिया में हुआ था। इनका मूल निवास उत्तर प्रदेश नहीं था, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बट इनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब में मूल निवास था। इनका पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, और माता का नाम व्यंती देवी था। हीरानंद शास्त्री क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। और शिक्षा भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शिक्षा कहाँ से हुआ था, कहाँ से किए थे शिक्षा। मूल निवास भी ये आप लोग के एग्जाम में रह सकता है। जन्म मृत्यु तो रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहते हैं, जन्म मृत्यु से। अंदर से जितना नहीं रहेंगे बुक के अंदर से, मतलब बुक के कहानी से जितना क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उनका इतना इधर से बायोडाटा से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। माता का नाम आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, याद कीजिएगा, व्यंती देवी था, और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। शिक्षा इनका प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था जहाँ जन्म हुआ था। अब मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से। मैट्रिक का परीक्षा कहाँ से दिए, अंडरलाइन कीजिए इसको, पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक कहाँ से की, 1925 में मैट्रिक की थी पंजाब विश्वविद्यालय से। इंटर यानी इंटर किए थे 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी किए थे 1929 फोरमन कॉलेज लाहौर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी पूर्वाध, करतारपुर पंजाब अभी भी पाकिस्तान में ही है, और लाहौर के पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी पूर्वाध से किए थे, लाहौर से ही किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। उस समय आज़ादी का बहुत सारा चल रहा था, तो उसमें ये बिजी हो गए, तो इनकी पढ़ाई रुक गई थी। भाषा ज्ञान का था संस्कृत, हिंदी के अतिरिक्त फारसी का भी ज्ञान था। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी का था ही, और उसके बाद फारसी का ज्ञान था, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, इनको नॉलेज था। अब व्यक्तित्व एवं स्वभाव, सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर था, सुरुचि सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता थे। ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सम्मान एवं पुरस्कार की तरफ, सम्मान पुरस्कार भी रहता है, तो सम्मान साहित्य अकादमी मिला था इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुग्र यानी युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुस्तक से इनको नवाजा गया था। देश विदेश के अनेक विद्यार्थियों में विजिंगटन प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। इनका पत्रकारिता क्या थे, पत्रकार भी थे। सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वाक, एरवी मैंस अंग्रेजी में संपादन किए थे। विकृतियाँ 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की। तो इसमें से पूछ रहा है एक दो अपने अजनबी 1961 में लिखे थे, और नदी के द्वीप 1952 में, द्वितीय भाग 1914, और एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में लिखे थे। उत्तर प्रदेश से 1967 ये नाटक था,
और कुछ कुछ इसमें है जो पूछा जाता है। दूसरा सप्तक 1951, एक बूंद सहसा मछली 1961 में लिखे हुए थे। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका लास्ट पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लीजिए, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 54 में है, जो अजय जी के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। ये कहानी को सबसे पहले हम लोग गैंग्रीन से लिखा हुआ था। रोज जो कहानी है, रोज को सबसे पहले गैंग्रीन बोला गया था। इसका शीर्षक था गैंग्रीन। गैंग्रीन शीर्षक रखा गया था। कब रखा गया था? 1934 में सबसे पहले गैंग्रीन रखा गया था। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है जो कांटा चुभने की वजह से होता है। तो सबसे पहले इसका गैंग्रीन रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर, गैंग्रीन से बाद में नाम बदलकर रोज, जो आप लोग का प्रेजेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज, जिसका दूसरा नाम गैंग्रीन था। तो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। गैंग्रीन था पहले इसका नाम, फिर बाद में इसे चेंज किया गया, चेंज करके रोज रखा गया था। तो अजय के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। बाद में इसका शीर्षक लेखक को द्वारा रोज कर दिया गया, बाद में चेंज कर दिया गया इसको। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति काम से चले जाने के डॉक्टर जो यहाँ पे कहानी के में देखने को मिलेगा, एक मालती है। कौन है? सबसे पहले यहाँ मालती है। मालती सबसे पहले तो लेखक है। लेखक गए हैं मालती के घर। लेखक किसके घर है? लेखक गए हैं मालती के घर। अब मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। इनके बेटे का नाम था टिट्टी। दोनों के बेटे का नाम टिट्टी था। तो एक पात्र है, कहानी के पात्र है। ये कहानी का आप लोग के पात्र है, इस चैप्टर के पात्र, यानी कहानी में इन्हीं लोग को देखने को मिलेगा। ये पात्र हुए लेखक, मालती, महेश्वर और टिट्टी। ये चार पात्र हैं। चार कितने हुए? चार ही हुए। तो चार है, यही हम लोग को देखने को मिलेगा। लास्ट में कोई इसमें है नहीं। और क्या होता है, हम लोग सीधे अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। रोज कहानी है। रोज है एक कहानी है, किस विधा से संबंधित है? तो कहानी से संबंधित है। आप लोग का आंसर होगा, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दोपहर में, अब चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा ज्ञान पड़ा, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य और अस्पर्श किंतु फिर भी बोझल और पंखमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। जब लेखक किसके घर जाते हैं? मालती और महेश्वर के घर जाते हैं। तो मालती और महेश्वर के घर बहुत सा सन्नाटा फैला हुआ है। बहुत सा वहाँ पे कुछ मतलब तीन ही लोग रहते हैं, तो उसी कारण से और सन्नाटा फैल जाता है। और उनका घर भी सन्नाटे से फैला हुआ था, क्योंकि एक डॉक्टर थे। गैंग्रीन का इलाज करते थे महेश्वर। डॉक्टर थे, किसका इलाज करते थे? गैंग्रीन बीमारी है, आप लोग को बताया है। गैंग्रीन कांटा चुभने से बीमारी होती है। गैंग्रीन का इलाज करते थे कौन? महेश्वर करते थे। तो उन्हीं के घर कौन गया है? लेखक गए हैं। लेखक कौन है यहाँ पे? लेखक है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय जी गए हैं वे महेश्वर के घर। तो उस घर में अकथ्य यानी जिसे न कहा जा सके, अकथ्य मतलब ना कहने वाला, अस्पर्श यानी न छूने योग्य, स्पर्श यानी छू देते हैं उसके स्पर्श, अस्पर्श यानी ना छूने योग्य, किंतु फिर भी बोझल और पंखमय घना सा सन्नाटा फैला हुआ था। कांपता हुआ, पंखमय यानी कांपता हुआ सन्नाटा वहाँ पे फैला हुआ था उस घर में। मीठे आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मीठी आहट यानी जब लेखक गए तो सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठी विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। लेखक को देखी मालती, जैसे ही देखी तो उसकी तनी सी मुख पर मतलब मुस्कान आया और फिर पहले जैसा हो गया। फिर पूर्ववत हो गई मतलब पहले जैसा हो गई। उसने कहा आ जाओ। कौन कहा? उसने। कौन? मालती ने कहा आ जाओ। किसको बोला? लेखक को बोला आ जाओ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। बिना उत्तर दिए, जब तक लेखक बोलते कुछ नहीं बोले तब तक वो बिना उत्तर सुने ही वो घर के अंदर चले गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है? भीतर जैसे ही पूछे घर के अंदर तो वे पूछे वे यहाँ नहीं है। वे किसको यहाँ पे सूचित कर रहा है? वे यानी मालती के पति महेश्वर को सूचित कर रहा है। वे यहाँ नहीं है।
अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं। तो बोले अभी आए नहीं, अभी वे ऑफिस, दफ्तर यानी ऑफिस में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे यहाँ आया करते हैं, कई 2 या 1:30 बजे यहाँ पे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, लेखक यहाँ पे पूछ रहे हैं कब के गए हुए हैं महेश्वर जी यानी आपके पति। सवेरे उठते ही चले जाते हैं, यानी मॉर्निंग में ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? हूँ बोले और पूछे तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा, पूछे अभी नहीं है, सोच ही रहे हैं, फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा, एकाएक आते आते प्रश्न ठीक करना ठीक नहीं होगा, उसी कारण नहीं पूछे और कमरे के चारों तरफ देखने लगे। मतलब कुछ देखने लगे, प्रश्न करना, वो प्रश्न ही ना पूछे। तो बोल रहे हैं सवेरे उठने, मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती एक पंखा लाई और मुझे हवा करने लगी, यानी पंखा हिलाने लगी। मैं आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेखक बोले मुझे नहीं चाहिए पंखा, पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप में आए तो आपको पंखा क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक कह रहे अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, वो नहीं देने वाली थी, मतलब मुझे नहीं देने वाली थी पंखा। पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। कौन शिशु था उनका? शिशु का नाम यानी बेटे का नाम टीटी था। टीटी के रोने का आवाज़ आया अंदर से, तो आवाज़ सुनकर चुपचाप पंखा दे दी और घुटने पर हाथ टेक के बैठी हुई थे, तो घुटने पर हाथ टेकी और कह के उठी और भीतर चली गई। उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया है इस घर में छाए हुए, यह क्या है, इतनी दुबली सी शरीर हो गई है, पहले के जैसा नहीं रही है, यह क्या छाया हुआ है इसके शरीर पर, इतनी पतली इतनी कमजोर कैसे हो गई है ये मालती, क्या छाया हुआ है इस घर पे? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मालती क्या है? लेखक की एक क्वेश्चन पूछता है, मालती लेखक की क्या है? तो दूर के रिश्ते की बहन है। क्या है? बहन है, दूर के रिश्ते की बहन है, दूर के रिश्ते की बहन है। मालती क्या है? लेखक है दूर के रिश्ते की बहन, अंडरलाइन कीजिए, दूर के रिश्ते की बहन है। क्या है? दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित होगा, क्योंकि उसे फ्रेंड यानी सखी यानी फ्रेंड होता है, सखी कहना ही उचित होगा, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है, परस्पर संबंध सखी यानी सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, हम बचपन में इकट्ठे यानी साथ खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है, मतलब इकट्ठे ही हुई है, उसी कारण से सखी कहना उचित होगा। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। स्वेच्छता यानी अपनी इच्छा रही है, स्वच्छ यानी बोलना है क्या नहीं बोलना है, अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं। स्वच्छंदता अपनी मन के अनुसार बोलते हैं। स्वच्छंदता यानी अपनी इच्छा और मन के अनुसार हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधों में नहीं गिरा। हमने भ्रातृत्व, भाईचारा, भाई बंधु के संबंध में नहीं गिरे हैं। बड़े या छोटे कौन है हम लोग नहीं समझते हैं। सखी यानी फ्रेंड के रूप में हम सबको देखते हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक अपना बात बता रहे हैं, बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ, यानी लेखक मालती को 4 वर्ष बाद देखने आया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, लेखक मालती के यहाँ कितने वर्ष बाद गए हैं? तो कितने वर्ष बाद गए हैं? 4 वर्ष बाद गए हैं। कितने वर्ष बाद गए हैं? 4 वर्ष बाद गए हैं। 4 ईयर बाद गए हैं। कितने वर्ष? 4 ईयर बाद गए हैं मालती से मिलने। किससे मिलने गए थे? मालती के घर पे गए थे, मालती से ही मिलने गए थे। तो कितने वर्षों बाद? 4 वर्ष बाद गए हैं। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तो वह लड़की थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। इससे जब पूर्व देखा था 4 वर्ष पहले तो वह लड़की ही थी, वह विवाहिता नहीं थी। अब एक बच्चे की माँ है और विवाहिता भी है। विवाहिता है तब ना एक बच्चे की माँ है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया होगा तो वह क्या है? ये पहले ही सोच रहे थे, यदि उसमें कोई परिवर्तन आया होगा तो वह परिवर्तन क्या है? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, या अभी तक वो सोचा नहीं था, लेकिन अब आने के बाद सोचने से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, वैसे के वैसे ही है। उससे और भी खराब हो चुकी है, मतलब कमज़ोर दुबली पतली हो गई है, उसका शरीर दुबला पतला और कमज़ोर हो चुका है। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखते हुए मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाए हुए है, और विशेषता मालती पर। छाया तो पूरा घर के ऊपर छाया है, लेकिन विशेषता मालती के ऊपर भी बहुत सारा छाया हुआ था। मालती बच्चों को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। और मैंने कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख करते हुए पूछा, इसका नाम क्या है?
मैंने आई, लड़का रो रहा था यानी टिट्टी रो रहा था, तो उसको लेकर आई मेरे पास, और फिर आई तो दरी बिछी हुई थी, उस पर बैठ गई। तो मैंने इधर से बैठा हुआ तो कुर्सी उन्मुख, मैंने मुख के समान किया और पूछा इसका नाम क्या है। मालती ने बच्चे को देखते हुए उत्तर दिया, इसका नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं इसका नाम, यानी टीटी का नाम, उनके बेटे का नाम निश्चित नहीं किया गया, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, उसे टिट्टी बोलते हैं। बचपन में कोई भी निक नेम रहता है, कुछ बुला लेते हैं, टिट्टी उसको, उसका निक नाम था, निश्चित कोई नाम नहीं था। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी आजा, लेखक उसे बुला रहे हैं, टिट्टी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा मालती। तो रोने लगा बच्चा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा, किसी ओर देखा, टिट्टी की तरफ देखा, और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा, लेखा काफ़ी देर मौन रहे, थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई है, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए था। लेखक यहाँ पे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ मालती बिहेव कर रही है जैसे अजनबी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए था। पहले था से अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा, अपने मन के अनुसार कुछ भी कर लेते थे हम दोनों, लेकिन अब स्वेच्छया स्वच्छंदता अब नहीं रही है, वो मुझसे अजनबी के जैसा बिहेव कर रही है। मन कुछ खिन्न सा होकर, मन तो खिन्न होगा ही क्योंकि वो अजनबी टाइप में बिहेव कर रही थी, तो मन कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। वही बोल रहे हैं, जब अजनबी जैसा व्यवहार करने लगा तो बोल रहे हैं, ज्ञान पड़ता है मुझे तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई आने से। उसने एकाएक चौंक कर कहा उसने एक चौंक कर बोला यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती मेरी बात सुनी नहीं, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली, वो क्या चुप बैठा रहा, वो ठीक से क्वेश्चन सुनी नहीं थी, तो उसी कारण प्रश्न सूचक था तो बोलकर फिर से वो लेखक को बता रही थी, फिर से आप क्वेश्चन कीजिए। तो दूसरे बातों में खोई हुई थी तो बोले थे फिर से बोलने के लिए, लेकिन वो लेखक दोहराया नहीं बात को। वो मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही आंखें नीची कर ली। जब मेरी ओर देख रही थी मालती, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें दूसरी ओर कर ली, यानी उन्मुख कर ली, आंखें नीची कर ली यानी उन्मुख कर ली। फिर भी मैंने देखा उस आंखों से विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगा और पाया कि वह उठती ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा ज्ञान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का त्वक डाल दिया गया हो, पर उसे उठाकर फेंकना चाहे पर उतर ना पाए। तो मतलब इसका कहने का अर्थ है, मतलब मालती बहुत दुखी हुई थी वो घर में रह के, यानी घर में पूरा कैसा सन्नाटा छाया हुआ है, वही सन्नाटा घर में यही बता रहे हैं कैसा सा सन्नाटा छाया हुआ है, प्रकमय सन्नाटा फैल रहा था, वहीं फैला हुआ है। इतना सारा बात लेखक यहाँ पे बताए हैं। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, तभी ये सब अभी सोच ही रहे थे लेखक, तब तक दरवाजे पर किवाड़ खटखटाया गया, यानी गेट को खटखटाया गया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं, मैंने मालती की ओर देखा पर वह गेट खटखटाया, खटखट कोई मार रहा है पर वह उठ नहीं रही है। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया तब शिशु को, यानी टीटी को, शिशु इसको गोद में था, टीटी मालती के गोद में बैठे हुए, तो शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। शिशु को अलग की यानी टीटी को अलग की और किवाड़ दरवाजा खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। वे किसको बोला गया था वहाँ पे? मालती या महेश्वरी को बोला गया था। तो कौन आए? मालती के पति आए, महेश्वर। वे मालती के पति हैं महेश्वर। तो यहाँ पे पूछ सकता है मालती के पति कौन है, तो मालती के पति कौन है? मालती के पति महेश्वर जी मालती के पति हैं। मालती के पति कौन है? मालती के पति महेश्वर जी मालती के पति हैं। मालती के पति, मेरे पति का नाम है महेश्वर।
यहाँ से पढ़ना है। वे यानी मालती के पति है। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक उनको पहली बार देखे थे। कौन देखे थे पहली बार? अजय जी उनको पहली बार मालती के पति को देखे थे, यानी महेश्वर जी को देखे थे पहली बार। यदि भी फोटो में उन्हें पहचानता था, फोटो में देखे हुए थे, लेकिन फेस टू फेस फर्स्ट बार मिले थे, परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई, खाना तैयार करने आंगन में चली गई पर, और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय में उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर, जो पहले प्रश्न में पहले मिलते ही उठा करते हैं, कैसे हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या है, क्या करते हैं, ये सब प्रश्न फर्स्ट मिलन में उठा करते हैं, वे सब प्रश्न कर रहे हैं उनसे। मालती के पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। क्या है? मालती के पति पेशे से क्या है? डॉक्टर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मालती के पति क्या है? डॉक्टर हैं। कहाँ पे डॉक्टर हैं? सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं, उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर का कुछ मिला हो गया, सरकारी दफ्तर मिला हुआ था तो दफ्तर में न रहते थे, तो उसी हैसियत से दफ्तर में इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, यानी ऑफिस जाते हैं, 7 बजे जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ। छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें कर दें। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता रहता है, यानी 7 बजे जाते हैं, फिर 1:30-2 बजे आते हैं, फिर शाम में 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। तो रोज रोज वही काम चलते रहता है, तो निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता रहता है, यानी गोल गोल वही काम घूमते रहता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। उसी प्रकार के गैंग्रीन के मरीज को देखते थे, उसी प्रकार के मरीज, उसी प्रकार के हिदायतें, उसी प्रकार के उनका भी निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता था। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, उसी प्रकार की हिदायतें, उसी प्रकार के नुस्खे, वही दवाइयाँ, उसी प्रकार की दवाइयाँ। वह स्वयं उत्काय हुए थे, यानी अगुताए हुए थे, कि अगुताए के बोलते थे, वे परेशान हो गए थे उसी तरह रोज रोज काम करते हुए। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते थे, और साथ साथ जब छुट्टी भी मिलता था तो उस टाइम में सुस्त ही रहते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। तो लेखक यहाँ पूछ रहे हैं, जब तक खाना ले आई तो पूछी तुम नहीं खाओगी या खा चुकी है? तो महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो बाद में खाती है। अक्सर पत्नियां बाद में खाया करती है, यानी पति के खाने के बाद। तो वही पति बोले, महेश्वर बोले बाद में खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, यानी महेश्वर 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, यानी 2:30 में 2:30 बजे यानी 2:30 में खाना खाने आते हैं। इसलिए पति 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, यानी 2:30 बजे खा रहे हैं तो आपको खाने का मजा ही क्या आएगा। एक तो ऊपर से गर्मी है और 2:30 बजे लेट से यानी खाना खा रहे हैं तो आपको मजा ही क्या आएगा। तो लेखक बोले हैं, यानी मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाना खाने पर तो और भी अच्छा भूख लगा रहता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, लेकिन देर से खाने पर ज़्यादा भूख लगी रहती है, तो खाने में मज़ा और भी आता है। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बोली, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मालती बोली, मेरे लिए कोई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्या होता है? रोज ऐसा होता है। तो यहीं से क्या निकाला गया है? यहीं से हम लोग का शीर्षक निकाला गया है। चैप्टर नंबर 5 का शीर्षक निकाला गया है रोज ही मेरे साथ नहीं ऐसा होता है। तो यहीं से रोज निकला है। रोज शीर्षक का क्या नाम है हम लोग का? रोज। हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं आज? रोज, जो चैप्टर नंबर 5 है। तो यहीं से निकल कर आया है रोज ही ऐसा होता है, यानी वही काम चलते रहता है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में ले हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती बच्चों को डांटी और जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा रो ले तू, अब रो रहा है तो। और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे।
जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। शाम को तो 2-2.5 घंटे के लिए जाते थे अस्पताल, 1-2 घंटे के लिए मतलब। तो महेश्वर बोले हमें आज जल्दी से अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन यहाँ पे होता है, गैंग्रीन कैसे होता है? गैंग्रीन बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। जिस भाग पर गैंग्रीन होता है उसे काटकर हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में रह सकता है। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। आप लोग का आंसर होगा गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होती है। तो आप लोग का यही आंसर होगा गैंग्रीन क्या है, अगर क्वेश्चन आया तो। गैंग्रीन हो गया है, थोड़ी देर में वह चले गए। मतलब थोड़ी देर में कौन चले गए? महेश्वर चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी। मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। वह बोली खा लूँगी, मेरे खाने का कौन बात है, किंतु चली गई। मैंने टीटी को हाथ में लेके झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। मतलब टीटी शांत हो गया, यानी अब रो नहीं रहा था। दूर अस्पताल में 3 खड़के, यानी 3 बजे। अब 3 बज गए। एकाएक मैंने चौंका। मैंने सुना मालती वहाँ आंगन में बैठी अपने आप को एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मतलब वहीं रोज काम 2-3 आदमी तो घर में रहते हैं और पूरा समय इतना बड़ा लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है मतलब 3 आदमी के रहने में। तो वहीं बहुत सी मतलब दुख में के साथ बोल रही है 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ खत्म हो गया था? वही बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आई मेरे पास, तो मैंने पूछ लिया कुछ बचा था? क्या कुछ बचा था? खाना कुछ बचा था या सब कुछ खत्म हो गया था? खाना सब कुछ खत्म हो गया था। तो मालती बोली बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। यहाँ पे बोल रहे हैं लेखक भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बच्चा कुछ होगा या नहीं? यही तो रोब तो ना जमाओ की बहू था, ये तो रोब ना जमाओ की बहू था। झूठ मत बोलो, मैंने हंसकर कहा। कौन बोले हंसकर? लेखक बोले। कौन लेखक? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी बोले बहुत था। तो हंसकर बोला हाँ बहुत ही होगा, यही बोले। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेता, पर कोई आता जाता यहाँ पे नहीं है। मुझे आए 15 दिन हुए और सब्जी साथ लाए थे, वहीं अभी बढ़ती जा रही है, वहीं अभी चल रही है यानी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? अब लेखक पूछे नौकर कोई नहीं है कोई? अब मालती बोल रही है कोई ठीक नहीं मिला, शायद 1-2 दिन में हो जाए। तो मालती बोली कोई नौकर अच्छा नहीं मिला है, शायद 1-2 दिन में नौकर आ जाए। मैं भी बर्तन भी तुम ही मांजती हो? यहाँ पे लेखक पूछे बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो मालती बोली और कौन? मैं नहीं मांजूंगा तो और कौन मांजेगा? यह कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? मालती बोली आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता ही नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। यहाँ पे लेखक बोले चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, मन ही मन अब सोच रहे हैं अब इसे रात 11 बजे तक काम करना ही होगा और 7 बजे बर्तन मांजेगी तो 8 बजे से तो खाना बनाना चालू करेगी हो, तो 11 बजे तक इसे काम करना ही पड़ेगा। छुट्टी खाक हुई इसे तो 11 बजे तक अब काम करना पड़ेगा। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया, चेष्टा करने लगा तो मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर तक मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं और बोली यहाँ आए कैसे? आने का कारण भी नहीं पूछी, तो कारण नहीं पूछी और बोली उस समय तो कारण नहीं पूछी थी पहले, अभी पूछ रही है यहाँ आए कैसे? तो मैंने कहा अच्छा अब याद आया है, मतलब बहुत देर के बाद पूछे। तो लेखक यहाँ पे बोले अब याद आया, उस समय से कहाँ थे? उसी समय से हम बैठे हुए थे, इतना खाना भी खा लिए, महेश्वर जी भी साथ में बातचीत कर लिए यानी पति के साथ में आपके, तो अब पूछ रहे हैं कैसे आए हैं? तो वहीं बोले अब याद आया है, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने आया था? तो 1-2 दिन रहोगे ना? तो मालती पूछ रहे हैं 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं कल चला जाऊंगा। लेखक बोले नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ बोली नहीं, कुछ खिंसी हो गई। फिर मैंने नोटबुक की तरफ देखने लगा। खिंसी हो गई यानी कुछ बोली नहीं, मतलब समझ रहे हो, रखने का मन नहीं था। फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद नोटबुक पढ़ने के बाद बोले तो मैं तो यहाँ मालती से बात करने हूँ, लेकिन मैं ही नोटबुक निकाल कर पढ़ रहा हूँ। मालती सामने बैठे हुए फिर भी मैं नोटबुक निकाला हूँ यानी कॉपी में कुछ पढ़ रहा हूँ,
किताब में कुछ पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या किया जाए, पर मालती से बात भी क्या किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है, वह भी मुझे भी बस में कर रही है। ये लोग तो बस में किया ही हुआ है और मुझे भी बस में कर रही है। वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती यहाँ पे नीरस सी निर्जीव सी बैठी हुई रहती है, ऊँघाते हुई रहती है, कोई दूसरा काम होता ही नहीं है, रोज रोज वही काम होता है। तो वैसा ही मैं इन लोगों को घर के वश में हो रहा हूँ। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैंने चारों ओर देखने लगा कहीं किताब दिख पड़े। मैंने मालती से पूछा कुछ पढ़ती लिखती नहीं, और चारों तरफ देखने लगे कहीं किताब दिखाई पड़ जाए। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। यहाँ और पूछ रही है यहाँ, हाँ यहाँ पढ़ाई लिखाई होगा। तो यह कहकर मालती थोड़ी सी हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या है, यहाँ पढ़ने को क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप यानी बातचीत फिर समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा आए कैसे हो, लाड़ी में या पैदल? लाड़ी में आए हो? तो लेखक बोल रहे हैं नहीं पैदल आए हूँ। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, इतनी दूर पैदल आ गए, बहुत हिम्मत की है। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। तो लेखक बोल रहे हैं आखिर तुमसे मिलने आया हो तो हिम्मत क्यों नहीं करूँगा, ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो, बिस्तरा यानी बिस्तर ले चलो, कूली पीछे आ रहा है। अच्छा किया, यहाँ तो बस बिस्तर उस्तर है नहीं, एक बिस्तर है उस पर हम महेश्वर यानी मालती, महेश्वर और टीटी सोते हैं। अच्छा किए जो तुम बिस्तर ले आए। यह कहकर मालती चुप गई। फिर बोली तुम थके होंगे, लेट जाओ। तुम थके होंगे, तुम सो जाओ यानी लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने दो, थके नहीं, भला थके हैं। तुम क्या करोगे? और यहाँ पे वही बोल रहे हैं थके, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। वही बोल रहे थके हो लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, थके हो तुम, जाके चुपचाप सो जाओ यानी चुपचाप लेट जाओ। और तुम क्या करोगे? यहाँ पे लेखक पूछ रहे तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और भी बात मुझे सूझी नहीं। मैंने वाह वहाँ पे बोला क्योंकि और बात मुझे वहाँ पे बोलने को कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन सी ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। यानी इस टाइम कितना बज रहा था? 7 बजे पानी आता था और यहाँ पे बर्तन मांजने मालती चली गई। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 59 तक। 59 के यहाँ तक यहाँ पे टिक मार्क लगाए हुए हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोग का अगले पार्ट में होगा जो 1 2 3 4 यानी 1 पेज 2 पेज में है, जो हम लोग इसके आगे वाला वीडियो में यानी आगे वाले आने वाले पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो हम लोग का कवर हुआ 59 पेज तक। कहाँ से कहाँ तक? 55 से 59 तक कवर हो चुका है। जो हम लोग का रोज कहानी था, रोज कहानी को सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर का PDF और इसका ऑब्जेक्टिव का PDF, तो हमारे चैनल है, मेरे चैनल का नाम है मिस्टर आर्या क्लासेस। ये हमारे चैनल का नाम है। इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम लिंक भी है इसी नाम से, मिस्टर आर्या क्लासेस, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे ख़त्म होगा। जो आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, लेखक सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अजय जी थे, इनका रोज लिखा हुआ था। 12 बिहार बोर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। निधन इनका 7 मार्च 1911 और जन्म 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी है। रोज गैंग्रीन पहले नाम रखा हुआ था, उसके बाद रोज रख दिया गया था नाम चेंज करके। 4 इयर्स बाद जो मिलने आया था, और महेश्वर मालती टीटी बेटे का नाम था। लेखक जो मालती से मिलने आए थे। और मिस्टर आर्या क्लास को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। और भी तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।